हेलो, वेलकम दिस वीडियो लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में हम एक नया चैप्टर लेने जा रहे हैं। ये चैप्टर थर्ड है, हिस्ट्री का, क्लास 10th, नेशनलिज्म इन इंडिया। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम आपको इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का देंगे कि इस चैप्टर में क्या चीज़ है। आइडिया ऑफ नेशन स्टेट्स, ठीक है। नेशन स्टेट कहने का मतलब ये हुआ कि नेशन स्टेट जो है मिड 19th सेंचुरी में जो है आए या बने। इससे पहले अब सवाल ये उठता है कि जब नेशन स्टेट्स मिड 19th सेंचुरी में आए तो इससे पहले क्या था। इससे पहले क्या थे कि डिफरेंट किंगडम्स वर रूल्ड बाय द डिफरेंट किंग्स, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मल्टी डायनेस्टिक स्टेट्स। जैसे आपने पढ़ा भी होगा कि कंट्रीज जो थे उसमें डिफरेंट किंगडम्स होते थे और उनके राजा जो थे वो अलग अलग होते थे, जो उस अपने किंगडम को रूल करते थे, अपने किंगडम पे वो रूल करते थे, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि रूलर्स का की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो क्या होती है कि कॉमन पीपल के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना, ठीक, और उनका ध्यान रखना, उनको सिक्योरिटी देना, ठीक। हुआ क्या कि जो किंग्स थे वो सिक्योरिटी ना देकर या अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पे ध्यान ना दे करके अपने किंगडम्स को बढ़ाने में लगे हुए थे। अब आप सोचोगे कि किंगडम्स को बढ़ाने में से क्या मतलब हुआ। किंगडम्स को एक्सपेंड करने का मतलब ये हुआ कि एक किंग जो है वो दूसरे पर अटैक करता था, उसको हरा करके उसके जो किंगडम थी वो अपने में मिला लेता था, और अब उस किंगडम का रूलर भी किंग जो पहले वाला किंग था वो ही हो जाता था, ठीक है। तो इस तरह से लोगों में जो है रूलर्स के अगेंस्ट डिसकंटेंटमेंट जो है वो क्रिएट होने लगा, ठीक है, या लोग उस रूलर से परेशान रहने लगे। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दूं। आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन क्लास 9th में पढ़ा होगा। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि जो कॉमन पीपल थे वो लुइस 16 से जो थे वो नाराज थे या डिससेटिस्फाई थे, और इसलिए उन्होंने उसको हटाने के लिए जो है वो रिवोल्ट किया। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन इसलिए हुआ। सेम चीज यहाँ पर। तो जब लोग राजाओं से परेशान हो गए तब उन्होंने राजाओं को हटाने के बारे में सोचा, ठीक, और तरह तरह के लोगों ने जो है एफर्ट किए। और कहने का मतलब ये कि जो रूलर्स थे, किंग हु वर द रूलर्स ऑफ देयर किंगडम, दे वर ओवरथ्रोन बाय द पीपल। तो इस तरह से नेशन स्टेट्स, अब क्या था, जितने स्टेट जितने किंगडम्स थे उनके लोग जो थे वो परेशान किससे थे? अपने रूलर्स थे, यानी कि सबकी परेशानियां सेम थी। और जब सबकी परेशानियां सेम थी तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये सोचा कि हम क्यों ना मिल करके, ठीक, अपने को यूनिफाइड कर लें ताकि हम स्ट्रांग हो जाएं, मजबूत हो जाएं, हमारी ताकत बढ़ जाए। और इस तरह से आइडिया ऑफ नेशन स्टेट सामने आया, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको डिस्कस किया कि आइडिया ऑफ नेशन स्टेट जो है वो क्या थे? कॉमन आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंगनेस। अब नेशन स्टेट क्या होते हैं? कहने का मतलब हुआ कि जो अपने को पहचान जो है उनकी एक ही हो, ठीक, और वो एक दूसरे से जुड़े हुए हों या अपने को एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करें। जैसे मान लीजिए आप कहीं भी हों, ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए आप कौन है तो आपका जवाब क्या होगा? इंडियन,
चाहे आप किसी भी स्टेट में रहते हो। आप ये नहीं कहोगे मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, या मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ, या मैं किसी भी स्टेट से बिलोंग करता हूँ, ये नहीं कह करके, बल्कि आप क्या कहोगे, आई एम इंडियन। तो आपकी एक कॉमन आइडेंटिटी हो गई, यानी कि इंडिया के किसी भी स्टेट में रहने वाला आदमी अपने को एक कॉमन आइडेंटिटी बताएगा अपनी, और वो क्या होगी, इंडियन। ठीक। अब वो एक दूसरे से अटैच होंगे, एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। जितने भी स्टेट के लोग हैं वो एक तरह से इस तरह से आपस में जुड़े हुए हों कि हम सभी के सब जो हैं इंडियंस हैं, चाहे हम किसी भी स्टेट में रहते हों। दूसरी चीज़, न्यू सिंबल्स, आइकॉन्स, न्यू सॉन्ग्स एंड आइडिया। सिंबल्स जैसे फ्लैग है, एक एग्जांपल है, फ्लैग है मान लीजिए, ठीक, इंडियन फ्लैग आप कहीं भी देखोगे तो आपके मन में बड़ी खुशी होगी कि भाई ये मेरे कंट्री का फ्लैग है, या आई एम इंडियन एंड इट इज़ माई फ्लैग ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसमें आपको क्या लगेगा, बड़ा अच्छा लगेगा। इस फ्लैग को देखकर जितने भी इंडियंस हैं उनकी जो रिएक्शन होगी वो सेम होगी। ठीक है, इसके बाद है न्यू सॉन्ग्स। जैसे मान लीजिए नेशनल एंथम है, आप कहीं भी इसको सुनोगे तो आपको क्या लगेगा, बड़ा अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि आपका इससे बिलोंगिंग है, या आप इससे अटैच हो। ठीक, इसी तरह से आइडियाज़। तो अब सवाल ये उठता है कि क्योंकि अब ये चैप्टर नेम है नेशनलिज्म इन इंडिया, तो हम जो नेशनलिज्म की फीलिंग है वो इंडिया में कैसे आई, या कैसे कॉन्शियसनेस ऑफ नेशनलिज्म कैसे इंडिया में आई, ये चीज़ जो है हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। अब क्यों आई ये समझ लीजिए, क्योंकि जो कॉमन पॉइंट था कॉलोनीज़ में नेशनलिज्म के डेवलपमेंट का। अब आप सोचोगे कॉलोनीज़ क्या है, कॉलोनीज़ वो नहीं कि जहाँ आप आजकल रहते हो। कॉलोनीज़ का मतलब होता है कि एक कंट्री जिस पर फॉरेनर रूल करे। फॉरेन माने बाहर का रूलर जो है वो रूल करे। अब जैसे इंडिया वॉज रूल्ड बाई द ब्रिटिशर्स, अफ्रीका रूल्ड बाई द ब्रिटिशर्स, वियतनाम वॉज रूल्ड बाई द फ्रेंच। ठीक है, तो क्योंकि ये सारे के सारे कंट्री से रिलेटेड नहीं थे, इसलिए इनको कॉलोनियल, इन्होंने अपनी जो है वो कॉलोनीज बना ली। ठीक है, इन कंट्रीज को अपनी कॉलोनी बनाई और उस पर रूल किया। तो जितने भी कंट्रीज या जितनी भी कॉलोनीज थीं उनका एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी कि वो परेशान थे अपने रूलर से। जो लोग रूल कर रहे थे, जैसे अफ्रीका है, इंडिया है, इसमें ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, और अफ्रीकन एंड इंडियंस वर नॉट सेटिस्फाइड विद द रूलर्स, विद द ब्रिटिशर्स। तो इसलिए उनके मन में केवल एक ही फीलिंग थी कि ब्रिटिशर्स को किसी तरह से हटाना या उनको यहाँ से भगाना। तो ये जो थिंकिंग थी या जो आइडिया था ये कहलाता है एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, यानी कि दिस आइडिया वाज अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स या अगेंस्ट द कॉलोनियल रूलर। इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए ये हुआ कि क्योंकि जो रूलर्स थे वो अत्याचार कर रहे थे कंट्री के लोगों पर। ठीक है, और सारे कंट्री के लोग जो थे वो परेशान थे रूलर्स से। अब इंडिया के रेफरेंस में ब्रिटिशर्स थे, तो इंडियंस जितने भी थे, जितने भी भारतीय लोग थे, वो सारे के सारे ब्रिटिश रूलर्स से परेशान थे, उनके अत्याचारों से बहुत तंग आ गए थे। तो इसलिए अब क्या होता है, जब हम किसी चीज़ से परेशान होते हैं तो हम उससे फ्री होना चाहते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए हमारी कोई तबीयत ख़राब है, बुखार है, तो हम क्या चाहेंगे
बुखार से मुक्ति या बुखार से फ्रीडम, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मेडिसिन लेंगे, है ना। तो इसी तरह से जब वो ब्रिटिशर्स से परेशान थे इंडियंस, तो वो फ्रीडम चाहते थे, और इस तरह से उन्होंने जो है वो स्ट्रगल शुरू किया ब्रिटिशर्स से फ्रीडम लेने के लिए, ठीक है। तो अब कभी भी मान लीजिए बात हो कि कॉमन पॉइंट क्या था, तो कॉमन पॉइंट क्या था, सेंस ऑफ ऑप्रेस्ड और नोशन ऑफ फ्रीडम, ठीक है। अत्याचार होना और इस अत्याचार से देश को आज़ाद कराना, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहली चीज जो है वो क्या है, नेशनल मूवमेंट अंडर महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी के लीडरशिप में एक नेशनल मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हम जो है रोलर एक्ट पढ़ेंगे, और जलियांवाला बाग मैसाकर, जलियांवाला बाग इंसिडेंट पढ़ेंगे, और इसी तरह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और इससे रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, ठीक है। नॉन कॉपरेशन क्यों करना पड़ा, ठीक। उसके बाद फिर आपका साइमन कमीशन है, सॉल्ट मार्च है, और सिविल डिसोबीडियंस पढ़ेंगे, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से पहले क्या सिचुएशन थी और उसके बाद में क्या सिचुएशन बनी, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है कलेक्टिव बिलोंगिंग कैसे आई, या कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस का सेंस जो है वो कैसे क्रिएट हुआ, और उनसे जितने भी रिलेटेड इवेंट्स हैं वो सारे के सारे जो है हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और ये जितनी भी चीज़ें हैं हम आपको अलग अलग टॉपिक्स में अलग अलग वीडियो लेक्चर में इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो ये आपका मैंने आपको थोड़ा सा रेफरेंस दिया, इंट्रोडक्टरी रेफरेंस आपको दे दिया, ठीक है। फिर अब आपका आता है नेक्स्ट, आपका था फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड नेशनलिज्म। इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है, इससे इंडिया में नेशनलिज्म किस तरह से आया उसके बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले कहना चाहिए कि 1930 से और 1918 तक जो है जो पब्लिक थी या जो इंडियंस थे उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा, ठीक है। अब क्या क्या था वो, देखिए जब जो फर्स्ट वर्ल्ड वार थी जो 1914 से 1918 तक हुई, तो इससे जो है एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो गई, ठीक है। अब देखिए इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन को समझ लो, कहने का मतलब ये हुआ कि इकोनॉमिक का मतलब हुआ कि लोगों की क्या कंडीशन है, क्या प्रॉब्लम्स हैं। मान लीजिए शॉर्टेज ऑफ फूड है, इनकम कम हो गई है या इनकम नहीं है, ठीक। तो अगर हम ये सब कहें कि इकोनॉमिक कंडीशन या इकोनॉमिक सिचुएशन, तो ये सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें इनको सेपरेटली कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब पॉलिटिकल सिचुएशन मतलब पॉलिटिक्स, रूलर्स से रिलेटेड, कैसा रूलर है, कैसे लॉज हैं, कैसे उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, या रूलर रेस्पॉन्सिबल है या रेस्पॉन्सिबल नहीं है, इसके बारे में जो बात करी जाती है। तो 1914 से 1918 तक जो है वो प्राइसेस जो थी वो बढ़ गई, ठीक है। और किस चीज़ की,
प्राइसेस बढ़ी, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ थी, जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं, उनकी प्राइसेस जो हैं वो करीब करीब डबल हो गई 1913 से 1918 तक। तो अब देखो, जब चीज़ों की कीमतें जब बढ़ती हैं तो कॉमन पीपल को जो है वो क्या होता है, प्रॉब्लम आती है ना, क्योंकि उनकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि वो डबल प्राइस की चीज़ें खरीद सकें, क्योंकि उनको एसेंशियल कमोडिटीज़ ही खरीदने में बहुत दिक्कत आती है ना। अब ऐसा सब क्यों हुआ, आप सोच रहे होंगे, क्योंकि वर्ल्ड वार जो हुई जिसमें ब्रिटेन जो है वो शामिल था। अब आप कहते होंगे कि भाई वर्ल्ड वार जो है वो इंडिया में तो हुई नहीं, ब्रिटेन में हुई। अब जब ब्रिटेन में वर्ल्ड वार हुई तो इंडिया से क्या मतलब? इंडिया से इसलिए मतलब है क्योंकि वो रूलर जो थे वो इंडिया के थे, ब्रिटिशर्स, और उन्होंने अपने वर्ल्ड वार का जो एक्सपेंडिचर या जो खर्चा आया था, ठीक है, उसके लिए उन्होंने क्या किया, उसको पूरा करने के लिए वार पर, यानी कि उन्होंने लोन लिया, जिसको कहते हैं ना लोन लेना, कर्जा लेना, और उसको वापस करने के लिए उन्होंने टैक्सेस जो हैं वो बढ़ा दिए। ठीक है, अब देखो, टैक्सेस बढ़ने का असर जो है वो कमोडिटीज़ पे पड़ता है। आप कोई भी चीज़ खरीदोगे मार्केट से तो उस पर आप टैक्स पे करोगे ही करोगे। कैसे? क्योंकि टैक्स जो भी है किसी कमोडिटी की जो प्राइस है उसमें टैक्स शामिल होते हैं, है ना। तो आप कोई भी कमोडिटी खरीदोगे तो उसमें जो पैसा आप दोगे, जो पे करोगे, उसके में टैक्स पे कर रहे हो। तो जब टैक्स इंक्रीज कर दिया गया तो कमोडिटीज़ की जो प्राइसेस हैं वो भी बढ़ गई। जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ये जो है डबल हो गई वर्ल्ड वार के ड्यूरेशन में। ये जो चीज़ें थी वो क्या हो गई, डबल हो गई, प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, जो कॉमन पीपल थे वो बहुत मुसीबत में पड़ गए या उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। एक चीज़। दूसरा, किसी भी वॉर में देखो, वॉर जो है वो क्या है, पैसे से तो लड़ी नहीं जा सकती, ठीक है ना। आर्म एंड एमिनिशंस जो हैं उनसे भी नहीं लड़ी जा सकती। अब वजह क्या है, क्योंकि आर्म्स और एमिनिशन को चढ़ाने के लिए भी युद्ध कौन लड़ेगा, सोल्जर्स लड़ेंगे, है ना। और सोल्जर्स लड़ेंगे तो सोल्जर्स की ज़रूरत हुई। अब ब्रिटिश में इतनी पॉपुलेशन तो थी नहीं कि सोल्जर्स वहाँ से मिल जाते, तो ब्रिटिशर ने सोचा कि भाई चलो, ये तो अच्छी बात है, इंडिया में पॉपुलेशन खूब ज़्यादा है और वहाँ से हमें सोल्जर्स बहुत आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि जो हमारे सोल्जर्स हैं वो क्यों लड़ते हैं, अपनी कंट्री की सेफ्टी के लिए, ठीक है, कंट्री को सिक्योरिटी देने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या था, ब्रिटिशर्स, ठीक, और जर्मनी, इनमें अगर वॉर हो रही है तो इंडियंस का इन दोनों से कोई मतलब नहीं। इंडियन सोल्जर तो इंडियन नहीं है, लेकिन इंडियन सोल्जर जो हैं वो ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहे थे। तो इसलिए ब्रिटेन ने सोल्जर्स को सप्लाई करने के लिए किसमें, वॉर में, विलेजेस से फोर्स रिक्रूटमेंट शुरू किया। फोर्स रिक्रूटमेंट माने ज़बरदस्ती उनकी भर्ती शुरू की और उनको रिक्रूटमेंट दे करके फोर्सली जो है लड़ने के लिए वर्ल्ड वार में भेज दिया। ठीक है, अब जब वो वर्ल्ड वार में लड़ने के लिए गए तो अब देखिए, जो भी सोल्जर्स होते हैं उनकी फैमिलीज भी होती हैं, है ना। और फैमिलीज में सोल्जर जो है वो सभी तरह के रोल होते हैं, ब्रदर भी होता है और फादर भी होते हैं, हस्बैंड भी होते हैं, है ना।
तो जब आप ज़बरदस्ती किसी के साथ करोगे या जब फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या होगा, लोग जो है वो गुस्सा हो जाएंगे। तो यही वजह यहाँ पर है कि जब फोर्सली रिक्रूटमेंट विलेजेस से किया गया तो इससे वाइड स्प्रेड एंगर जो है वो हो गया। ठीक है, फिर 1918 एंड 1919, ठीक, और 1920 एंड 21 इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में जो है वो क्रॉप्स फेल हो गई। क्रॉप्स फेल का मतलब क्या होता है, फसलें खराब हो गई। अब जब क्रॉप्स खराब हो गई तो उसका जो रिजल्ट है वो क्या था, फूड ग्रेन की शॉर्टेज हो गई। ठीक है, फूड ग्रेन जो है वो कम पड़ गया। और इसके अलावा दूसरी चीज क्या थी, एपिडेमिक फैल गए, इन्फ्लुएंजा जो है वो फैल गया, और फेमाइंस कहते हैं सूखा। तो ये एपिडेमिक्स कहलाते हैं, और इसकी वजह से 12 to 13 मिलियन पीपल जो हैं वो उनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, एक तो क्रॉप फेल हो गई, फूड की शॉर्टेज हो गई, ठीक, और इसके अलावा एपिडेमिक्स जो हैं वो इंडिया में फैल गए। अब आप सोचते हो एपिडेमिक्स क्या होते हैं। एपिडेमिक्स होते हैं जब बीमारियां बहुत लार्ज स्केल पर फैल जाती हैं, जैसे कोविड-19 अभी एक रिसेंटली आपने देखा होगा और सुनते भी होंगे, इससे लाखों लोग जो हैं वो उन पर असर पड़ा। ठीक है, तो इसी तरह से वहाँ पर 12 to 13 मिलियन पीपल की डेथ हो गई एपिडेमिक्स और इन्फ्लुएंजा और फेमाइंस से। ठीक है, अब क्रॉप फेल होने की वजह से फूड शॉर्टेज हो गई। जब फूड शॉर्टेज हो गई तो यहाँ पर इंडियंस के लिए ही फूड जो है वो कम था, और दूसरी चीज़ जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो फूड ग्रेन यहाँ अवेलेबल था भी, वो फूड ग्रेन जो है वो यूरोप की तरफ या यूरोप भेज दिया। यूरोप मतलब आप समझ गए होंगे, यूरोप का मतलब हुआ कि ब्रिटेन भेज दिया। तो अब देखिए, एक तो चीज़ आपके पास पहले से ही कम हो और वो कम चीज़ भी वापस भेज दी जाए तो परेशानी आपको होगी, है ना। तो इसीलिए जो है इसमें हुआ क्या कि जो फूड ग्रेन्स से जब ये ब्रिटेन को या यूरोपियन कंट्रीज को भेजे गए तो जो है इंडियंस जो हैं वो उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। तो एक बार इसको हम रिकॉल कर ले रहे हैं, उसके बाद फिर एक क्वेश्चन मैं आपसे लास्ट में पूछूंगा जिसको कि आपका ये होमवर्क है। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के क्या रीजन रहे, तो इसमें एक तो इकोनॉमिक सिचुएशन रही है, दूसरा पॉलिटिकल सिचुएशन। देखिए इकोनॉमिक सिचुएशन क्या थी, वर्ल्ड वार में एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो गया, और एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए जो उन्होंने वार लोन लिए थे, किसने, ब्रिटिशर्स ने, उसको पूरा करने के लिए उन्होंने टैक्सेस इंक्रीज कर दिए। ठीक, अब इंडियंस की हालत पहले ही ख़राब थी, अब वो बढ़े हुए टैक्सेस को देने में बहुत यानी कि सक्षम नहीं थे। दे वर नॉट एबल टू पे द इंक्रीज टैक्सेस। ठीक है, और एसेंशियल कमोडिटीज़ की प्राइसेस जो हैं वो डबल हो गई 1913 से 1918 के बीच में। तो इससे क्या हुआ कि कॉमन पीपल, कॉमन लोग जो थे या जो जनता थी, उसको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। ठीक है, एक चीज़ और थी कि वॉर के लिए सोल्जर्स की सप्लाई के लिए उन्होंने विलेजेस से लोगों को फोर्सली रिक्रूटमेंट किया या फोर्सली उनको सोल्जर बना करके और वर्ल्ड वार में लड़ने के लिए भेजा, और इससे लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा फैल गया। ठीक,
और एक चीज़ और थी कि जब क्रॉप फेल हुए 1819 और 1921 के बीच में, जब क्रॉप्स फेल हो गई, फसलें ख़राब हो गई, तो फूड की शॉर्टेज हो गई। और जब फूड की शॉर्टेज हुई तो लोग परेशान हो गए, लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। और जो फूड था भी उसको ब्रिटिशर्स ने जो है वो यूरोप में भेज दिया, ठीक। और इसके अलावा एपिडेमिक्स और फेमाइंस जो हैं वो फैल गए, जिससे 12 to 13 मिलियन पीपल जो हैं उनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो इस तरह से ये रीजन्स रहे फर्स्ट वर्ल्ड वार में नेशनलिज्म की फीलिंग को इंडिया में एनकरेज करने के लिए, ठीक है। और इसमें क्या था कि जनवरी 1915 में महात्मा गांधी जो हैं वो भारत वापस आए और उन्होंने ये तय किया कि वो भारत में घूम कर देखेंगे कि वहाँ पर किस तरह की कंडीशंस हैं, ठीक है। और वो कहाँ से आए? साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका में भी उन्होंने जो है वो लोगों के फेवर में या लोगों के सपोर्ट में जो है वहाँ पर एक मूवमेंट चलाया रेसिज्म के अगेंस्ट में, ठीक है। और उसको जो है वो क्या कहा गया? सत्याग्रह। दैट मूवमेंट वाज कॉल्ड सत्याग्रह, ठीक है। तो नए लीडर महात्मा गांधी के जो है, एक नए लीडर जो हैं वो आए और उन्होंने स्ट्रगल को एक नया मोड़ दिया, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि 1857 से लोग स्ट्रगल कर रहे थे फ्रीडम के लिए, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? इसलिए नहीं हुए क्योंकि कोई भी लीडर जो है लीड करने के लिए अवेलेबल नहीं था, ठीक। तो अब जो है महात्मा गांधी एज ए लीडर जो है, न्यू लीडर सामने आए और उन्होंने स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम को जो है वो एक नया फॉर्मेशन दी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है सत्याग्रह के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड थैंक यू।